हेलो। आ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मतलब कि जो शीट की लिंक मैं ग्रुप में डालता हूँ, जो गूगल शीट की लिंक मैं ग्रुप में डालता हूँ, बहुत सारी कंपनीज एनालिसिस करने के बाद में मैं एक लिंक देता हूँ वहाँ पे, जो प्रीमियम ग्रुप में देता हूँ मैं मैक्सिमम टाइम। तो उस मतलब लिंक लिंक पे तो सभी क्लिक कर लेंगे, बट उनको शीट देखना नहीं आता। तो शीट कैसे देखे देखे जो मैं शीट एनालिसिस करता हूँ, कैसे देखे, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्योंकि मैक्सिमम लोगों मेरे को पता है कि मैक्सिमम लोगों को देखना नहीं आता कि कैसे मतलब कि वो शीट देखी जाती है, उनको नहीं पता। तो इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया स्पेशली फॉर कि लिंक मतलब कि वो शीट कैसे देखे, शीट को कैसे समझे, दैट्स वाई। ठीक है। तो ये स्क्रीन के ऊपर मैंने अभी ये लगाया है, मतलब कि अल्ट्राटेक सीमेंट का मैंने जो शीट बनाया था, मैंने मे बी ये इसके पहले बनाया था, बजट के पहले बनाया था अल्ट्राटेक सीमेंट का शीट। तो इसमें क्या क्या है, जैसे अभी सबसे पहले अपन ये टॉप नाव बार देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड ब्लॉक में अल्ट्राटेक सीमेंट लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइस दिख रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट की, अल्ट्राटेक सीमेंट का आपको सिंबल दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंसर्ट कंपनी सिंबल इन रेड ब्लॉक ए वन मतलब ये जहाँ पे सिंबल लिखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अभी अल्ट्राटेक सीमेंट लिखा है, अगर हमने यहाँ पे ये चेंज कर दिया लाइक HDFC, ठीक है, HDFC कर दिया, तो यहाँ पे 2 मिनट, यहाँ पे शेयर प्राइस चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे शेयर प्राइस चेंज हो जाएंगी HDFC की। ठीक है। 2 मिनट, ये लोड होना है। तो सामने यहाँ पे ब्लू चिप मार्ट का आपको ये दिखेगा, क्या बोलते हैं, ब्लू चिप मार्ट का लिंक मिलेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे, अगर आपको जाना हो तो जाना चाहिए। ठीक है। बाइंग प्राइस है यहाँ पे, बाइंग प्राइस मतलब कि कौन से प्राइस पे हमको बाय करना चाहिए, आपको फर्स्ट यहीं पे दिख जाएगा कि कौन से प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए स्टॉक को। ठीक है। देखो यहाँ पे अभी एच डी एफ सी का जो हमने अभी चेंज किया वैल्यू, एच का नाम चेंज किया यहाँ पे सिंबल, तो यहाँ पे एच का प्राइस आ गया। मतलब कि अगर आप यहाँ पे सिंबल डालते हो तो आप यहाँ मतलब शीट में की मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। शीट में मैक्सिमम वैल्यू है जो इसके ऊपर डिपेंड है, जैसे मतलब वो अगर आपने वहाँ पे सिंबल चेंज कर दिया तो बहुत सारी वैल्यूज उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि यहाँ पे एच फिर से आ गया, क्योंकि वो लिंक है, सभी एक दूसरे से लिंक है। तो प्राइस से एच का प्राइस आ गया, जो करंट प्राइस है, हाई आ गया उसका 2809, लो प्राइस आ गया, ओपन प्राइस आ गया 52 वीक हाई 52 वीक लो, अर्निंग पर शेयर, पी रेशो, मार्केट कैप कितना है, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं मार्केट में, ये बॉन्ड यील्ड, ये कांस्टेंट है। ठीक है। ग्रोथ रेट आता है जो हम वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, मैं आपको बाद में बताता ग्रोथ रेट। और इन सब से हम एक अलग मतलब कि ये थर्ड टाइप है इंट्रिंसिक प्राइस निकालने का, मतलब मैं 3 टाइप से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालता हूँ किसी भी कंपनी की। तो ये थर्ड टाइप है, जो बेंजामिन ग्राहम का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के थ्रू भी मैं निकालता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की, मतलब कि कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। ठीक है। तो ये HDFC का आ रहा है, हम बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट का देखेंगे, सिंबल चेंज करेंगे तो वहाँ पे दिखेगा। ठीक है। पी रेशो दिख रहा, पी बी रेशो मतलब कि प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब कि कंपनी का जो शेयर है उसकी बुक वैल्यू मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइस होनी चाहिए कंपनी की, उसके कितने टाइम से। तो यहाँ पे अगर हम HDFC का देखें, क्योंकि हमने HDFC का लगाया अभी यहाँ पे, तो 2.06 आ रहा है। ठीक है, सॉरी, ये हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डाटा जो है इसके अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट का है। तो ये पीबी रेशो उसके ऊपर से डिपेंड नहीं है, मतलब कि वो जो HDFC का हमने डाला है वहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें उसके बाद तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये है कि मतलब कि अभी हमने HDFC का डाला है वहाँ पे नाम, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको 1 अप्रैल को HDFC का प्राइस कितना था, 3 अप्रैल को कितना था, 7 अप्रैल को कितना था, मतलब कि आपको कंटिन्यू यहाँ पे पूरा डाटा अपडेट हो जाएगा। 4 मई को HDFC का डाटा मतलब कि प्राइस कितना था। ठीक है। 1 जून वगैरह वगैरह नीचे सो ऑन, जब अभी मतलब कि जो फेब्रुआरी चालू है, फेब्रुआरी का जो भी चालू है 14 फरवरी, तो वहाँ तक उसका प्राइस कितना है वो आपको वहाँ पे डेली अपडेट होते जाएगा। ठीक है। और जस्ट मैंने 1 ईयर का रखा है वहाँ पे, 1 ईयर का स्पैन में जितने भी मतलब कि 1 साल के अंदर पूरा फ्लक्चुएशन दिखेगा अपने को प्राइस का, ऊपर नीचे का, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या क्या डाटा लेता हूँ। कॉर्पोरेट एक्शन मैं आपको बाद में बताता हूँ। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब कि जहाँ पे कंपनी बोनस करती है, स्प्लिट करती है, या राइट्स इशू करती है, या डिविडेंड अनाउंस करती है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में दिखाते हैं। ठीक है। डिविडेंड हम उधर दिखाते हैं,
बट बोनस एंड स्प्लिट हम जनरली यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। बाद में रेवेन्यू, यहाँ पे इन मिलियन, मतलब कि ये सभी जो वैल्यूज़ लिए मैंने ये सब मिलियंस में, ठीक है। तो ये जो यहाँ से मैक्सिमम कंपनी का अपन डाटा लेते हैं 2002 से लेके सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे मेरे को पहले ये चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे अल्ट्रा टेक CMO, यहाँ पे आपको सिंबल ही डालना पड़ेगा, आप कंपनी का नाम नहीं डाल सकते डायरेक्टली, आप सिंबल डालना पड़ेगा। अभी सिंबल अल्ट्राटेक सीमेंट का याद नहीं आ रहा। अल्ट्राटेक सीमेंट का सिंबल ये है, तो यहाँ पे आपको प्राइस अपडेट हो जाएगा। अगर आप HDFC का डालना है तो HDFC का सिंबल डालना पड़ेगा, HDFC, ठीक है। बाद में आपको रिलायंस का डालना है तो रिलायंस का सिंबल है रिलायंस करके, ठीक है। LNT का LNT है, या किसी दूसरी कंपनी का जैसे कि रूट मोबाइल, तो आपको यहाँ पे रूट डालना पड़ेगा ओनली, ठीक है। तो सिंबल सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये हो गया। बाद में यहाँ पे मैं क्या क्या लिया डाटा, रेवेन्यू मतलब सेल्स होता है, एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, टैक्स, नेट प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। बाद में इक्विटी, फेस वैल्यू, रिजर्व, अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि कंपनी जितना प्रॉफिट कर रही है उसमें से कितना परसेंटेज में प्रॉफिट एक्चुअली कंपनी को मिल रहा है, ठीक है। कंपनी ने कमाया 100 रुपये, बट 100 में से नहीं, क्या पूरा 100 का 100 उनका प्रॉफिट नहीं रहता, बिकॉज उनको उसका उनका एक्सपेंस भी रहता है। तो एक्सपेंस माइनस करके जो ओवरऑल प्रॉफिट रहता है उसको नेट प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मतलब कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ मनी, मतलब जितना प्रॉफिट किया उसमें से कितना परसेंट ऑफ मनी वो अपने कंपनी में, मतलब कि उनको मतलब कि मिल रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उनको, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। ICR मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब कि कंपनी जितना डेप्ट है कंपनी के ऊपर, कंपनी का अगर कोई डेप्ट है और कोई वो इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है, तो वो जो पैसे कमा रही है उस वो कितना गुना ज़्यादा है, मतलब कितना गुना ज़्यादा है जितना इंटरेस्ट वो मतलब कि डेप्ट के लिए पे कर रही है, ठीक है। तो उस इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा गुना मतलब प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। तो यहाँ पे हम अभी अल्ट्राटेक सीमेंट का देख रहे हैं, तो अल्ट्राटेक सीमेंट 2020 में 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट जितना पे कर रही है। यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिखेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट यहाँ पे 1989 है, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट है 5812, ठीक है। तो नियर अबाउट 4 गुना ज़्यादा। बट ये जो प्रॉफिट है ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसमें इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। EBIT बोलते हैं, EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो पहले ये माइनस करना पड़ेगा, बाद में आपको टैक्स माइनस करना पड़ेगा, बाद में आपको ये सब माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आते हैं यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा 3 या 4 हज़ार के आसपास, ठीक है, प्रॉफिट का। तो उसको डिवाइड बाय अपन जब ये करते हैं इंटरेस्ट, तब जाके वो वैल्यू आता है ICR। यहाँ पे मैं फार्मूला ही दिखाता हूँ, ठीक है। फार्मूला है E21 प्लस F21, दिखा देता हूँ अच्छे से यार। E21 कहाँ पे, E21 1986 इंटरेस्ट, F21 मतलब कि टैक्स हो गया, बाद में ये हो गया अपना प्रॉफिट। तो इन सबको ऐड कर दिया, डिवाइड बाय, ठीक है। ये क्यों ऐड क्यों किया, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं, क्या इससे डिडक्ट होती है, तो उसको डिवाइड बाय किया इंटरेस्ट, तो तब जाके आपको मिल जाता है, पता चलता है कि आपको कितना उसका ICR है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा उतना अच्छा, ठीक है। और एटलीस्ट तीन तीन से ज़्यादा होना चाहिए ICR, 3 इसका मतलब कि 3 से ज़्यादा अगर हो तो ठीक है, अच्छा रहता, ठीक है। 3 टाइम ज़्यादा होना चाहिए प्रॉफिट कंपनी का कभी भी। रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी जितनी भी इक्विटी यूज़ कर रही है उसके ऊपर कितना रिटर्न कमा रही है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाद में शेयर्स हाई लो मतलब कि जो हाई प्राइस, मतलब कि 2000 जो भी है यहाँ पे 2006 में कंपनी की शेयर प्राइस थी 689 रुपीज़। उस ईयर को 2000 फाइनेंशियल 2006 में कंपनी का लो जो था 314 था 52 वीक, और हाई था उसका 689। ऐसे आपको मतलब फाइनेंशियल ईयर 2017 में कितना था हाई लो वो डालना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कर 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 करके यहाँ पे प्राइस है जो कि अभी करंट है। फाइनेंशियल 2020 में 5829 कंपनी का हाई है और 3029 उसका कंपनी का लो है, ठीक है। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा डाटा। यहाँ पे ये है हाई पी लो पी मतलब कि यहाँ पे वो होता है, अभी मैं आपको सभी नहीं बताऊँगा,
मैं जस्ट, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, CAGR, कम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट, कम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट बोल लो या कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट बोल रहा हूँ। मतलब कि कंपाउंड मतलब कि अगर हम डाटा ले रहे हैं 2006 से लेकर 2020 तक, तो ये कितने हो गए, 14 साल हो गए इसके बीच में। तो हर ईयर मतलब एनुअलाइज में कंपनी का ग्रोथ कितना हुआ परसेंटेज में, ऐसा डायरेक्ट हम ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ पे लिया है C21, मतलब कि जो करंट ईयर है, करंट ईयर डिवाइड बाय जो अपन ने लिया पास्ट, मतलब कि जो लास्ट जो था पास्ट ईयर, ठीक है। तो वो लिया, बाद में बाद में हमने डिवाइड बाय 14 ईयर्स किया, तब जाके हमको एक परसेंटेज मिला। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ 20% से, एनुअलाइज ग्रोथ रेट 20% है, एक्सपेंडिचर 20% है, इंटरेस्ट 24-25% है, प्रॉफिट ग्रो किया 28-29% से, ठीक है। 28-29% से प्रॉफिट ग्रो किया। अर्निंग पर शेयर, कभी भी अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट हमेशा सेम रहता है, मैक्सिमम टाइम नहीं, ऑलवेज सेम ही रहता है। तो EPS क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, मतलब कि जो भी अर्निंग मतलब कि आप प्रॉफिट पर शेयर, मतलब कि नंबर ऑफ़ शेयर्स, बस ओनली प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं तब जाके EPS आता है। तो ये सेम ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स डिवाइड करने वाले प्रॉफिट, मतलब कि वो टुकड़े हो जाते, बोल सकते कि मतलब कि 100 रुपये कमाए तो 100 लोग हैं, तो 100 / 100 1 रुपीज़ हो गया। तो सेम ही आता है, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी 100 शेयर्स रहेंगे, यहाँ पे भी 100 शेयर्स रहेंगे। तो प्राइस तो सेम ही आएगा जो भी प्रॉफिट हो रहा। तो ICR वगैरह सब हो गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन, हमने एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ देखा हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, 2.41% नेट प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ हुआ, मतलब कि 2.41% से ज़्यादा अभी प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है कंपनी, ठीक है। वही आप टाटा मोटर्स का वगैरह किसी का एग्जांपल देखोगे तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपको गिरते हुए दिखेंगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइन होता है जब भी आप ऐसे कुछ देखते हो, मतलब कि नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है या कंसिस्टेंट है, तो अच्छी बात होती है। एटलीस्ट 20% से ऊपर होना चाहिए। तो ये हो गया एवरेज पी रेशो, पी हाई पी लो। यहाँ पे डिविडेंड दिया है मैंने, यहाँ पे डिविडेंड परसेंटेज दिया है। तो डिविडेंड परसेंटेज है, तो परसेंटेज मीन्स अभी आप यहाँ पे टोटल डिविडेंड मतलब कितने रुपए का डिविडेंड दिया, तो 17% डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय जो फेस वैल्यू उसका 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू के मल्टीपल में कभी डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेयर्स 1 शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे तब जब जब हम ऐसा करते हैं तो अपने को पता चलता है कि 2 रुपये का डिविडेंड मिला है करके आपको एक शेयर के ऊपर, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसा होता है। एंड नीचे आता हूँ मैं, नीचे 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में कंपनी का ग्रोथ, 5 साल में कंपनी का सेल्स कितना ग्रो किया, 5 साल मतलब कि 2015 से लेके 2000 तक, मतलब कितना कितना एवरेज CAGR से ग्रो किया, प्रॉफिट कितना CAGR से ग्रोथ किया, 10 ईयर्स में कितना कंपनी का सेल्स ग्रोथ किया, 10 ईयर्स में प्रॉफिट, 10 लॉन्ग टर्म मतलब कि जो भी है लास्ट, मतलब कि 2016 से ले रहे हैं अपन, तो 14 सालों में एवरेज ग्रोथ कितना किया प्रॉफिट में। तो यहीं पे दिया है, यहाँ पे ऐसे ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म। ये हो गया टाइम्स, कितना टाइम्स ग्रो किया, तो 13 टाइम्स प्रॉफिट ग्रो किया कंपनी ने जब से आई मार्केट में। और सॉरी, 13 टाइम्स सेल्स ग्रोथ किया, 35% 35 टाइम्स प्रॉफिट ग्रो किया। वही एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना था, मतलब कि लास्ट जो भी 15-16 साल हुए, तो एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना था, तो 23% का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन था। मतलब कंपनी ने इतना एवरेज से एटलीस्ट ग्रो किया, कंपनी ने हर साल इतना एवरेज से ग्रो किया, ठीक है। बाद में ये हाई लो, प्राइस का हाई लो ये वाला। तो कंपनी ने लास्ट, कंपनी मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट ने लास्ट 5 साल में एवरेज ग्रोथ दिया, CAGR 5 साल में 8% का, बहुत कम है। 10 ईयर्स में दिया 15% का, ठीक है। लॉन्ग टर्म में मतलब कि लास्ट 15-16 साल में 15% का, और जो मल्टीप्लाई हुआ 7, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब 7 टाइम्स उसने ग्रोथ दिया ओनली बिकॉज ऑफ ओनली कि इंडस्ट्री मतलब उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं किया लास्ट कुछ सालों में। तो ये फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये थर्ड लार्जेस्ट, मतलब कि बोल सकते 3 टाइम्स बिगर कंपनी है किसी भी इंडियन सीमेंट कंपनी से, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे इतना आपको देखने, इतना देख लिया हो गया, ठीक है। मतलब कितने रुपए कमाए थे यहाँ पे, कितने रुपए कमाए यहाँ पे दिखा है 54904 लिखा है यहाँ पे। तो आपने अगर तब मतलब जो भी जब से हमने डाटा लिया है तब से, तब अगर आपने वहाँ पे जो भी हाई लो दिया है, वहाँ पे हाई कितना था, हाई दिया है यहाँ पे 689 रुपीज़। तो अगर आपने 700 रुपीज़ तब तब डाले होते कंपनी में, तो उसका प्राइस कितना हो गया होता, तो 4904 हुआ होता आज तक, ठीक है।
या उससे ज़्यादा 6,000 रुपये का प्राइस है तो उतना हो गया होता आपका प्रॉफिट। तो ये ग्रोथ 20%, 20%, ये आपको नहीं बताऊंगा मैं, आपको समझेगा नहीं जो भी है। ये मतलब कि ग्रोथ है कि हम लॉन्ग टर्म कितना ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि हम कितना परसेंट से ग्रो करेगा, तो यहाँ पे लिखा है तो वही यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड देन सी वाई मतलब कि करंट ईयर मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ है मेरा, कि मैंने 10% से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कंपनी का, एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, ये फाइनेंशियल है जो करंट ईयर का मैं ग्रुप में डालता हूँ। तो एक्सपेक्टेड मैं 10% कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 10% लिखा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15% से प्रॉफिट ग्रो करेगा, तो मैंने 15% प्रॉफिट ग्रो यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो वही अभी कंपनी का यहाँ पे जब आप डाटा करते हो, अपडेट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने नहीं किया, मतलब पूरा डाटा अपडेट किया, तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ 17% से। तो ये 17% यहाँ पे 70% से सेल ग्रोथ किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा डायरेक्टली, एंड यहाँ पे वैल्यू आएगा कि एस्टिमेटेड वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 334, 334 डायरेक्टली आएगा। प्रॉफिट 112% से ग्रो किया, तो प्रॉफिट इतना कभी नहीं आता, मतलब कि इतना प्रॉफिट हुआ तो हम एक्सपेक्ट, हम बस ओनली यहाँ पे 50% पकड़ते, मतलब इतना ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई निकल जाती है। तो ये आ रहा है उसका। आपको जो प्राइस देखना रहता है तो आप ये प्राइस देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा 2021 में प्रॉफिट, अगर 2021 के हिसाब से देखेंगे अपन, मतलब नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल जीरो ग्रोथ मतलब ये 10% और 15%। ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, अगर उस ग्रोथ के हिसाब से आप कर रहे हो तो 5743 मतलब कि प्राइस आएगा। बहुत ही नॉर्मल ग्रोथ अगर आप पकड़ रहे हो तो इतना 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 प्राइस आएगा। ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा ऊपर, उससे भी ज़्यादा मतलब कि कम में प्राइस था बजट के पहले, जब मैंने प्रोवाइड किया था 52,000 पे था, 5200 पे था, तो आप तभी बाय कर सकते थे। अभी जो फाइनेंशियल इतने अच्छे आए थे, फाइनेंशियल अच्छे आने के बाद में प्राइस यहाँ पे चेंज हो गया, 7175 रुपीज़ का बाइंग प्राइस आता है एक्चुअली। कंपनी का शेयर लो में इतना रुपीज़ होना चाहिए था, मतलब कितना 5590 रुपये, मतलब 5600 रुपीज़ चाहिए था, उससे था उतना 5836 डाउन चाहिए था। लो, ये लो प्राइस है, ये हाई प्राइस है, इसका एवरेज ये वाला, इसको बोले इंटरेस्टिंग प्राइस। ठीक है, कम से कम प्राइस में बाय करने के लिए। तो ये हाई पी मतलब कि कितना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है कंपनी का शेयर, एक साल में कंपनी का शेयर जा सकता है 9,000 रुपये तक। ठीक है, यहाँ पे तीन प्राइस आ गए, 9,000 रुपीज़, 8 और दूसरा भी 9,000 की सराउंडिंग अराउंड में, और दूसरा है 7,000 रुपीज़ के पास। ठीक है, तो अगर कुछ भी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो कंपनी का प्राइस एटलीस्ट 7,000 के आसपास जाना चाहिए हाई तक। अगर अपन ग्रोथ और ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, जितने एक्सपेक्टेड ग्रोथ जितना भी आया है एक्चुअली, ये 3 मंथ में ईयर ऑन ईयर में जितना ग्रोथ आया, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना जितना ग्रोथ आया, मतलब कि कितना 22% से प्रॉफिट ग्रो किया है। 9 मंथ में जितना ग्रोथ आया, जैसे कि 46% से प्रॉफिट ग्रो किया, तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर देखें तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, जो कि 7491 से भी ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, 7,000 से ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, कि जो कि अभी अवेलेबल है 6,330 रुपीज़ के आसपास है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे पूरा डाटा डाटा एक डालता हूँ। यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशो, मतलब टोटल इक्विटी रहता है यहाँ पे, ऑटो अपडेट हो जाता है। डेब्ट है कंपनियों पर 22,701 रुपये का डेब्ट था, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो इसका था 0.58, मतलब कि डेब्ट फ्री कंपनी नियर अबाउट बहुत कम कम डेब्ट है। आईसीआर मतलब करंट ईयर में तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो 4 14 मतलब 14 टाइम्स ज़्यादा अपने इंटरेस्ट जो पे कर सकते, उससे ज़्यादा उनका प्रॉफिट हुआ, 14 गुना ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया, जितना इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता बैंक से या जो भी जहाँ से लोन लिया उन्होंने। मार्जिन, कंपनी का मार्जिन इस मतलब कि ईयर मतलब जो मतलब रिजल्ट आया उसमें मार्जिन बहुत कम था, मतलब 12.93% था। ठीक है, तो 81% से ग्रो किया वैसे ईयर ऑन ईयर हम देखते हैं जनरली। तो ये सब चीज़ें हो गया। बाद में मैं यहाँ पे कुछ की रेशो डालता हूँ। की रेशो मतलब कि यहाँ से आपको देखना पड़ता है, बस प्राइस टू बुक वैल्यू देखना चाहिए आपको। प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब ओनली 5 का है, मतलब कि आप जो प्राइस पे कर रहे हो वो 5 गुना ज़्यादा है, हाई है, ओनली ओनली 5 गुना ज़्यादा। तो ये बहुत ही अच्छा अच्छा होता है, मतलब इतना इतना अट्रैक्टिव एक्चुअली वाला, तो आप बाय कर सकते हो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.99% का है, वो भी अच्छा है। एसिड पर शेयर प्राइस, मतलब कि अगर हम एसिड्स को पूरे नंबर ऑफ शेयर से, मतलब अगर जब डिवाइड करते हैं तो पर एसिड वैल्यू एक शेयर की प्राइस कितनी आती है, तो 2,889 रुपीज़, मतलब 3,000 के आसपास। तो ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत अच्छा, मतलब कि ये प्राइस आती है।
तो अभी कंपनी का करंट प्राइस है 6,000 समथिंग अराउंड कुछ तो भी, तो ज़्यादा नहीं, डबल है, बट ये प्राइस लेने के लिए ठीक रहेगा, मतलब कि जो 6,000 का है वो ले सकते हैं। मैक्स जनरली एसिड वैल्यू कंपनी की कोई भी मैक्सिमम कंपनी की डाउन में रहती है, उसके 2 टाइम ज़्यादा हायर प्राइस शेयर प्राइस नहीं के मार्केट में होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड 6,030 का कुछ नहीं। रिटर्न ऑन एसेट, जो कंपनी के पास एसेट्स है उसके ऊपर कितना रिटर्न कंपनी कमाती है, 9% से एवरेज कंपनी रिटर्न कमाती है। ये करंट ईयर में 9% कंपनी ने अपने एसेट के ऊपर प्रॉफिट कमाया। अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 14.86% है, बहुत अच्छी है वैसे। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब पूरा कैपिटल, मतलब कि कैपिटल को एम्प्लॉयड, मतलब कि पूरा कैपिटल को काम पे लगाने के बाद में कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, मतलब पूरे पूरे कैपिटल यूज़ करके बिजनेस के अंदर कंपनी कितना कमा रही है, तो 14% से कंपनी कमा रही है उसके ऊपर। यहाँ पे मैं सेगमेंट डालता हूँ, जो भी अभी यहाँ पे ऊपर में प्रॉफिट वगैरह डालता हूँ करंट ईयर का कंपनी का, तो वहाँ पे मैं सेगमेंट डाल दूँ कौन से सेगमेंट से प्रॉफिट कमाती है कंपनी। जैसे सीमेंट है, तो इस सीमेंट से कमाती है 12, मतलब इन्होंने इनका पूरा बिजनेस सीमेंट से आता है, तो सीमेंट लिखा है यहाँ पे मैंने। बाकी अगर कोई टीसीएस वगैरह रहा तो टीसीएस में, अगर टीसीएस रहा तो टीसीएस बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से कमाती हो, या और कोई मतलब कि मतलब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह है तो उससे कमाती है, या कोई सर्विसेज वगैरह रहती है तो उससे कमाती है। तो अलग अलग सेगमेंट से यहाँ पे आता है, किसी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग आता है। अगर एफएल का लिया तो एफएल में एडवर्टाइजिंग वगैरह होती है, रूट में एडवर्टाइजिंग वगैरह होती है, तो अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सेगमेंट होते हैं जहाँ से वो पैसे कमाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। एक्सपेंस उनके फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह ये सब एक्सपेंस है। बाद में प्रॉफिट हमको पता है यहाँ से कमा रही, सेल्स भी उनका सीमेंट है तो प्रॉफिट भी वहीं से कमाएंगे सीमेंट से। ये ठीक है, नॉर्मल है। ये बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट जहाँ पे हमने शेयर कैपिटल, कंपनी का शेयर कैपिटल है, मतलब कितना शेयर कैपिटल बढ़ा कम हुआ, यहाँ पे पूरा डाटा लिया है, जैसे कि 2011 से लिया है मैंने। टोटल रिजर्व, कंपनी के पास एक्स्ट्रा कितना पैसा पड़ा हुआ है ना, रिजर्व के अंदर। रिजर्व मतलब कि जो प्रॉफिट कमाते कमाते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो वो रिजर्व में रहता है, उसको रिजर्व बोलते हैं, एक्स्ट्रा पैसा जो रहता है। 38,000 करोड़ कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, जो इन्वेस्टर का रहता है, एक्चुअली हमारा रहता है, मतलब कि जो इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर। शेयर होल्डर्स फंड वो भी सेम रहता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग वगैरह, बोरोइंग मतलब कंपनी कितनी बोरोइंग किया वो रहता है यहाँ पे। ये सब चीज़ें बहुत सारी है, क्रिटिकल है। टोटल एसेट वैल्यू कितना है कंपनी का, कंपनी का लाइबिलिटीज़ कितना है, टोटल लाइबिलिटीज़ वगैरह। टोटल डेप्ट, कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, 22,700 रुपये का डेप्ट है करंट ईयर में अभी फ़िलहाल। बुक वैल्यू, कंपनी की बुक वैल्यू है 1355 रुपीज़, तो बुक वैल्यू डिवाइड बाय शेयर प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू जब हम निकालते हैं तो अपने को प्राइस टू बुक वैल्यू मिलता है ना, जो 4.73 है। इससे इससे 4-5 गुना ज़्यादा नहीं कि शेयर प्राइस मार्केट में अवेलेबल है अभी, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा रहता है, अट्रैक्टिव होता है ये। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, एसेट पर वैल्यू, यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट। यहाँ पे कुछ नोटेशन दिए हैं, यहाँ पे मैंने बताया भी है कि साइन मतलब कैसा होना चाहिए, मतलब कि डिक्रीज़ हुआ तो यहाँ पे कैसा अच्छा होता है, डिक्रीज़ हुआ तो यहाँ पे बड़ा है तो ये नेगेटिव पॉइंट है। इंक्रीज़ हुआ तो अच्छा होता है, ये इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ इंक्रीज़ हुआ तो बड़ा अच्छा होता है। शेयर होल्डिंग फंड, ये इंक्रीज़ हुआ है, अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ तो अच्छा रहता है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ इनका। डिक्रीज़, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होनी चाहिए, ये भी बढ़ गई, ये अच्छी है, साइन नहीं देता, इंक्रीज़ होना चाहिए ऐसे, ठीक है, तो सब नोटेशन दिया है। बाद में पी वैल्यूएशन, ये अलग तरीका है कंपनी को एनालिसिस करने का, ये भी इस तरीके से भी करता हूँ मैं, थर्ड टाइप ये वाला। तो इसमें हम मतलब कोई भी अलग अलग टाइप की कंपनी अलग अलग लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि लास्ट 4 साल में कंपनी का ईपीएस लेते हैं यहाँ पे 2016, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 90, 99, 99, 81 ऐसा था। तो 4 साल के स्पैन में कंपनी के CAGR ग्रोथ कितना किया ईपीएस में, वो देख लिया, 61% से ग्रो किया। बाद में हम नेक्स्ट 1 साल का एस्टिमेट कर रहे हैं, तो 1 साल में ईपीएस कितना हो सकता है, तो 386 एस्टिमेट हो सकता है, मतलब कि अभी करंट ईपीएस है 240 है, तो नेक्स्ट 1 साल का ईपीएस कितना रहेगा, तो अराउंड 386 रहेगा। तो उसके ऊपर अपन शेयर प्राइस यहाँ पे डालते हैं, बाद में इस एस्टिमेटेड ईपीएस जो आया है उसका नेक्स्ट 1 साल का अपन देखते हैं कि पी रेशो कितना आएगा। तो शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर होता है, तो 17 का उसका पी रेशो रहना चाहिए। तो